नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन जीके स्टडी चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू क्विज टेस्ट। आज के इस डीप डाइव में ना हम सिर्फ इन करंट अफेयर्स को रटने वाले नहीं हैं। हम समझेंगे कि 2026 के जो ये डेवलपमेंट्स है, चाहे वो मौसम विभाग का एकदम सटीक 6 किलोमीटर वाला प्रेडिक्शन हो या फिर डीप फेक हैकर्स से बचने के नए तरीके, ये सब जमीन पर कैसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस सेशन का जो फॉर्मेट है ना, वो एकदम सिंपल रहेगा। मैं सवाल पढ़ूंगा और उसके 4 ऑप्शंस दूंगा। राइट। फिर सोचने के लिए हम 3 से 5 सेकंड का पॉज लेंगे और सही जवाब बताने के बाद हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 1, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित भारत समुद्री बीमा पूल यानी बीएमआई पूल के लिए कितनी संप्रभु गारंटी सॉवरेन गारंटी दी गई है? विकल्प ए 950 करोड़ रुपए, विकल्प बी 10,000 करोड़ रुपए, विकल्प सी 12,980 करोड़ रुपए, विकल्प डी 20,667 करोड़ रुपए। पॉज 3 से 5 सेकंड। सही उत्तर है विकल्प सी 12,980 करोड़ रुपए। अब 12,980 करोड़ रुपए सच में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, बीमा या इंश्योरेंस तो आमतौर पर प्राइवेट कंपनियां करती है ना, तो यहां सरकार को ये सॉवरेन गारंटी देने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। जब हम इस भारत समुद्री बीमा पूल की बात करते हैं ना, तो हम किसी एक कार या घर के बीमा की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। हम उन विशाल जहाज़ों और कार्गो की बात कर रहे हैं जो दुनिया भर में हमारा ट्रेड चलाते हैं। और समुद्र में जोखिम बहुत बड़े होते हैं, चाहे वो खराब मौसम हो या फिर कोई भू राजनीतिक तनाव। राइट, मतलब प्राइवेट कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क है। एग्जैक्टली। किसी एक प्राइवेट बीमा कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पूरे देश के समुद्री व्यापार का रिस्क अकेले उठा सके। इसीलिए सरकार ये 12,980 करोड़ रुपए की संप्रभु गारंटी देती है। एक तरह से सरकार कह रही है कि आप बेखौफ व्यापार कीजिए, कोई आपदा आई तो बैकअप के लिए देश का खजाना मौजूद है। समझ गया। मतलब ये सिर्फ पैसा नहीं है, ग्लोबल ट्रेड में बने रहने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल है। चलिए अब अर्थव्यवस्था से निकलकर थोड़ी वैज्ञानिक चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न मौसम से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 2, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा अपनाए गए भारत फोरकास्टिंग सिस्टम भारत FS की रेजोल्यूशन क्षमता क्या है? विकल्प ए 12 किलोमीटर, विकल्प बी 9 किलोमीटर, विकल्प सी 6 किलोमीटर, विकल्प डी 1 किलोमीटर। पॉज 3-5 सेकेंड्स। सही उत्तर है विकल्प सी 6 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर का रेजोल्यूशन है। सच कहूं तो 6 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा दायरा नहीं लगता। शहर के ट्रैफिक में तो हम इसे 15-20 मिनट में पार कर लेते हैं। क्या मौसम विज्ञान में ये इतनी बड़ी बात है? ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसे ऐसे समझते हैं, पहले के जो पूर्वानुमान सिस्टम थे ना, वो 12 किलोमीटर या उससे बड़े ग्रिड पर काम करते थे। अच्छा। तो वो सिस्टम पूरे शहर को एक ही ब्लॉक मान लेते थे। लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है, कई बार शहर के उत्तरी हिस्से में बारिश हो रही होती है और दक्षिणी हिस्से में तेज धूप खिली होती है। हाँ, ये तो अक्सर देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो 6 किलोमीटर की रेजोल्यूशन क्षमता का मतलब है कि भारत FS पूरे भारत को 6-6 किलोमीटर के छोटे छोटे चौकों में बांट देता है। इससे हर ग्रिड का अलग डेटा कैलकुलेट होता है, जिससे आपके मोहल्ले या पड़ोस का भी एकदम सटीक मौसम पता चल जाता है। अरे वाह, मतलब शहर के एक कोने से दूसरे कोने का फर्क भी अब पकड़ा जाएगा। और हाँ, यहाँ एक हिंट दे दूं कि इस भारत FS सिस्टम के पीछे जो असली ताकत है ना, उसका रहस्य हमारे 9वें प्रश्न में खुलेगा। बिल्कुल, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। कर तब तक हम जमीनी प्रशासन और स्कूलों के प्रबंधन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया कर्तव्य काया ऐप मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? विकल्प ए छात्रों के प्रवेश के लिए, विकल्प बी सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए, विकल्प सी ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए, विकल्प डी मध्याह्न भोजन की निगरानी के लिए। सही उत्तर है विकल्प बी सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए। ये ऐप काफी अलग है बाकी एजुकेशन ऐप से। हाँ, मतलब आजकल शिक्षा में ऐप का मतलब होता है ऑनलाइन क्लास या कोई एनिमेटेड वीडियो। लेकिन ये कर्तव्य काया ऐप सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए है। ये तो एक डिजिटल पंचन कार्ड लग रहा है। इसी के लिए एक डिजिटल पंचन कार्ड ही है
और प्रशासन के नज़रिए से ये बहुत ज़रूरी कदम है। देखिए, स्कूल में चाहे कितने भी स्मार्ट बोर्ड लगा दिए जाएं, अगर शिक्षक कक्षा में मौजूद ही नहीं है तो उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं है ना। सही बात है, वो सब बेकार है फिर। इसीलिए कर्नाटक सरकार का ये ऐप इस बुनियादी समस्या को टारगेट कर रहा है। जब हाजिरी रियल टाइम में और डिजिटल तरीके से दर्ज होती है तो शिक्षकों और कर्मचारियों की जवाबदेही अपने आप बढ़ जाती है। सुशासन के लिए सिस्टम में मौजूद व्यक्ति का ड्यूटी पर रहना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, जब नींव पक्की होगी तभी शिक्षा बेहतर होगी। चलिए, राज्य से निकलकर थोड़ा विश्व भ्रमण करते हैं। अगला सवाल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से है। प्रश्न संख्या 4। प्रशांत पीसे को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? विकल्प ए इराक, विकल्प बी लीबिया, विकल्प सी ओमान, विकल्प डी मिस्र। पॉज 3-5 सेकेंड्स। सही उत्तर है विकल्प सी ओमान। कूटनीतिक नियुक्तियों वाले प्रश्न ना हमेशा थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। मुझे भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शंस हैं इराक, लीबिया, मिस्र और ओमान, ये सब तो मिडिल ईस्ट का ही है। ऐसे में ओमान को ही याद रखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ओमान भारत के लिए रणनीतिक रूप से एक बेहद अहम देश है। अगर मिडिल ईस्ट के नक्शे को देखा जाए तो ओमान की जो लोकेशन है वो उसे समुद्री सुरक्षा और व्यापार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। अच्छा, लोकेशन का एडवांटेज है। हाँ, और वहाँ भारतीय प्रवासियों की भी एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। प्रशांत पिसे जैसे वरिष्ठ राजनयिक को वहाँ का राजदूत नियुक्त करने का मतलब यही है कि भारत उस क्षेत्र में अपने संबंधों को और गहरा करना चाहता है। राइट, तो ओमान और भारत का ये रणनीतिक रिश्ता काफी अहम है। खैर, कूटनीति से लौटकर अब बात करते हैं अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की। प्रश्न संख्या 5। अहमदाबाद, सरखेज और धोलेरा के बीच स्वीकृत नई सेमी हाई स्पीड रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है? विकल्प ए 100 किलोमीटर, विकल्प बी 120 किलोमीटर, विकल्प सी 134 किलोमीटर, विकल्प डी 150 किलोमीटर। पॉज 3 to 5 सेकेंड्स। सही उत्तर है विकल्प सी 134 किलोमीटर। 134 किलोमीटर की ये नई लाइन है। यहां मेरा एक सवाल है। हम आजकल बुलेट ट्रेन की बहुत बातें करते हैं। ऐसे में ये सेमी हाई स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है और अहमदाबाद से धुलेरा को ही क्यों चुना गया? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेल लंबी दूरियों के लिए सही रहती है, लेकिन जब दो पास के शहरों को जोड़ना हो ना, तो सेमी हाई स्पीड रेल लाइन सबसे बेहतरीन विकल्प होती है, लागत और स्पीड के बैलेंस के लिए। और धुलेरा का क्या रोल है इसमें? धुलेरा एक तेजी से उभरता हुआ इंडस्ट्रियल हब और स्मार्ट सिटी है। तो ये जो 134 किलोमीटर की तेज कनेक्टिविटी है, ये असल में धुलेरा को अहमदाबाद का एक इकोनॉमिक सबर्ब बना देगी। लोग बहुत कम समय में अप डाउन कर पाएंगे। मतलब ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, दो शहरों के बीच व्यापार का एक तेज हाईवे बन जाएगा। और जहां विकास की बात आती है वहां युवाओं की चर्चा होना तो लाजमी है। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। प्रश्न संख्या 6। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के तहत आयोजित राष्ट्रीय स्तर की क्विज में अगले चरणों के लिए पात्र होने हेतु आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? विकल्प ए 18 से 25 वर्ष, विकल्प बी 21 से 29 वर्ष, विकल्प सी 20 से 30 वर्ष, विकल्प डी कोई आयु सीमा नहीं। पॉज 3 से 5 सेकंड। सही उत्तर है विकल्प बी 21 से 29 वर्ष। ये जो 21 से 29 वर्ष की आयु सीमा है ना, ये काफी स्पेसिफिक है। हाँ, मुझे भी यही लगा। आमतौर पर तो युवाओं के कार्यक्रम 18 साल से शुरू हो जाते हैं। ये 21 से 29 का ब्रैकेट क्यों रखा गया है? 10 साल के युवा तो बस स्कूल से निकलकर कॉलेज में कदम रख रहे होते हैं, लेकिन 21 से 29 साल का जो समय होता है, तब तक युवा अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर चुके होते हैं या करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं। राइट, मतलब उनमें परिपक्वता ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य हमारे सीमावर्ती और दूरस्थ गांवों का विकास करना है। तो सरकार चाहती है कि ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में वो युवा भाग लें जो कल को नीति निर्माण या प्रशासन में जाने वाले हैं। उनकी मैच्योरिटी और एनर्जी का यही तालमेल इस आयु सीमा का असली कारण है। काफी रणनीतिक फैसला है। अब युवाओं की इस ऊर्जा से हम राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की। प्रश्न संख्या 7। नागपुर में आयोजित संयुक्त एरोस्पेस पावर सेमिनार का मुख्य विषय थीम क्या था? विकल्प ए एरोस्पेस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विकल्प बी कुशल रखरखाव और आत्मनिर्भरता, वायु शक्ति के प्रवर्तक, विकल्प सी
भविष्य के हवाई युद्ध, स्वदेशी विमान निर्माण। सही उत्तर है विकल्प बी, कुशल रखरखाव और आत्मनिर्भरता, वायु शक्ति के प्रवर्तक। ये थीम सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, मतलब जब भी हम एरोस्पेस पावर की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत लेजर हथियार या फाइटर जेट्स आते हैं। ये कुशल रखरखाव यानी मेंटेनेंस, ये सुनने में थोड़ा बोरिंग नहीं लगता? बोरिंग जरूर लग सकता है, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में यही सबसे कड़वी सच्चाई है। मान लीजिए किसी देश के पास अरबों रुपए का दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है, ठीक है। लेकिन अगर उसका एक छोटा सा पुर्जा खराब हो जाए और वो पुर्जा उस देश में बनता ही ना हो, तो वो अरबों रुपए का जेट सिर्फ एक महंगा पेपर वेट बनकर रह जाएगा। हाँ, ये तो है, वो उड़ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। युद्ध के समय असली ताकत ये होती है कि कितनी तेजी से विमान को रिपेयर करके वापस आसमान में भेजा जा सके। इसीलिए इस सेमिनार का फोकस कुशल रखरखाव और आत्मनिर्भरता पर है, ताकि सर्विसिंग के लिए दूसरों का मुंह न ताकना पड़े। वाह, एक पुर्जे के बिना पूरा जेट बेकार है। मतलब असली पावर तो बैकस्टेज पर हो रहे काम में ही है। चलिए अब पारंपरिक रक्षा से डिजिटल डिफेंस की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। ABPMJAY ऑटो एडजुडिकेशन हैकेथॉन 2026 में दस्तावेज जालसाजी और डीप फेक पहचान समस्या के विजेता कौन रहे? विकल्प ए, श्री विनय बाबू उली। विकल्प बी, श्री हरीश कुमार। विकल्प सी, श्री प्रवीण श्रीधर। विकल्प डी, सुश्री खुशी सिंह। पॉज 3 से 5 सेकंड्स। सही उत्तर है विकल्प सी, श्री प्रवीण श्रीधर। ये जो डिजिटल सुरक्षा का मामला है ना, ये आज के समय में बहुत क्रिटिकल है। तो इसे अगर आसान भाषा में समझे, PMJAY हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें क्लेम तेजी से पास हों, इसलिए ऑटो एडजुडिकेशन या फास्ट ट्रैक सिस्टम बन गया। जी बिल्कुल। तो अब डर ये है कि इस फास्ट ट्रैक गेट से कोई डीप फेक या नकली मरीज बनकर ना घुस जाए। तो क्या श्री प्रवीण श्रीधर का ये सिस्टम उस गेट पर एक स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करेगा? ये एकदम सटीक उपमा दी है आपने। देखिए, जब कोई भी सरकारी योजना डिजिटल होती है तो इंसानी जांच कम हो जाती है। ऐसे में जालसाज AI का इस्तेमाल करके डीप फेक या फर्जी दस्तावेज बना सकते हैं और पैसे हड़प सकते हैं। हाँ, तो श्री प्रवीण श्रीधर ने इसी आधुनिक समस्या का तकनीकी तोड़ निकाला है। उनका सल्यूशन पहचान लेता है कि कोई फोटो या दस्तावेज असली है या कंप्यूटर से बनाया हुआ डीप फेक। इससे ये इंश्योर होता है कि बीमा का पैसा असली और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। ये तो बहुत जरूरी इनोवेशन है। और हाँ, तकनीक की बात चली रही है तो याद है हमने प्रश्न 2 में भारत FS के उस 6 किलोमीटर वाले रेजोल्यूशन की बात की थी? हाँ, बिल्कुल याद है। चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और देखते हैं कि इस शानदार सिस्टम का दिमाग कौन है। प्रश्न संख्या 9। भारत के भारत फोरकास्टिंग सिस्टम भारत FS को शक्ति प्रदान करने वाले सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम के नाम क्या हैं? विकल्प ए, प्रत्यूष और मिहिर। विकल्प बी, अर्का और अरुणिका। विकल्प सी, परम और अनुपम। विकल्प डी, शक्ति और रुद्र। पॉज 3 to 5 सेकेंड्स। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्का और अरुणिका। तो अर्का और अरुणिका ही वो 2 महारथी हैं जो पूरे मौसम का हिसाब किताब लगा रहे हैं। अच्छा, पर मुझे एक बात बताइए, क्या इस काम के लिए नॉर्मल कंप्यूटर काफी नहीं थे? सुपर कंप्यूटर ही क्यों चाहिए? क्योंकि डेटा का जो वॉल्यूम है ना, वो हमारी कल्पना से भी परे है। सोचिए, पूरे भारत को 6 किलोमीटर के लाखों छोटे छोटे ग्रिड्स में बांटा गया है। राइट, वो तो हमने डिस्कस किया था। और हर ग्रिड की हवा की दिशा, नमी, तापमान, ये सब हर सेकंड बदल रहा है। इतने अनगिनत डेटा को प्रोसेस करके कुछ ही घंटों में प्रिडिक्शन देना किसी आम सर्वर के बस की बात नहीं है। इसके लिए अर्का और अरुणिका जैसे सुपर कंप्यूटर्स चाहिए जो 1 सेकंड में अरबों खरबों कैलकुलेशंस कर सकें। अरे बाप रे, 1 सेकंड में अरबों कैलकुलेशंस! अर्का और अरुणिका तो सचमुच मौसम विज्ञान के नए सुपरस्टार्स हैं। इन सुपर कंप्यूटर्स की ताकत समझने के बाद अब हम अपने आज के सफर के आखिरी सवाल पर पहुंच गए हैं। प्रश्न संख्या 10। नई दिल्ली में विज्ञान टेक 2026 के दौरान जारी किए गए टेक संग्रह में NFTM के कितनी नवाचार तकनीकों को शामिल किया गया है? विकल्प ए 10, विकल्प बी 15, विकल्प सी 23, विकल्प डी 50। पॉज 3 to 5 सेकेंड्स। सही उत्तर है विकल्प सी 23। एक ही संस्थान की 23 नवाचार तकनीकें शामिल होना काफी बड़ी बात है। हाँ, मुझे भी आंकड़ा काफी बड़ा लग रहा है।
एक राष्ट्रीय स्तर के संग्रह में किसी एक जगह की इतनी तकनीकों का होना क्या दर्शाता है? ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारे शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में अब सिर्फ थ्योरी या किताबी पढ़ाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, प्रैक्टिकल काम हो रहा है। हाँ, वहाँ ऐसी तकनीकें बन रही हैं जिन्हें जमीन पर उतारा जा सकता है। नई दिल्ली के विज्ञान टेक 2026 जैसे बड़ी मंच पर 23 अलग-अलग इनोवेशंस को जगह मिलना ये साबित करता है कि हमारे रिसर्च सेंटर वास्तविक दुनिया की समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं। सही बात है। ये हमारी बढ़ती क्षमता का जीता जागता प्रमाण है। बिल्कुल। और अगर हम आज के इन 10 सवालों के पूरे डिस्कशन को देखें ना, तो 2026 का परिदृश्य सचमुच हैरान करने वाला है। एक तरफ हमारे पास भारत समुद्री बीमा पूल जैसी विशाल आर्थिक ढाल है, तो दूसरी तरफ अर्का और अरुणिका जैसे सुपर कंप्यूटर्स हैं जो बादलों की चाल पढ़ रहे हैं। हाँ, कितनी डाइवर्सिटी है इन टॉपिक्स में। और हमने ये भी देखा कि कैसे डीप फेक से निपटने के लिए प्रवीण श्रीधर जैसे युवा इनोवेटर्स आगे आ रहे हैं। ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि नीति निर्माण और तकनीक अब अलग-अलग नहीं है, वो आपस में गुथे हुए हैं। आने वाले कुछ ही सालों में ये नवाचार हमारे प्रशासन और हमारी जिंदगी को शायद पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। धन्यवाद। ऐसे ही और एग्जीक्यू क्विज के लिए जुड़े रहिए ऑनलाइन जीके स्टडी के साथ।